हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी के इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पे बात होगी इंशाल्लाह। ये सारे के सारे सेशन जो कि प्ले लिस्ट में मौजूद है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो चाहे वो क्लासेज हों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इंशाल्लाह। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उससे जाकर भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप का भी क्या है के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जो भी जुड़ना चाहे उससे भी जुड़ सकता है। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लोगों से क्या है कि गुजारिश है कि लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और कमेंट भी क्या है, जैसी भी वीडियो लगती है, चाहे वह आप पॉजिटिव वे में आप कमेंट करें या निगेटिव वे में, जिस तरीके का भी आपको वीडियोज़ लगता है वह कमेंट दे दें। ठीक, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले सवाल की तरफ बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि चारपाई और वकील साहब मज़ामीन के तख्लीक कार कौन है। मज़ामीन के तख्लीक कार कौन है? देखिए दोस्तों, क्या है कि चारपाई और वकील साहब ये मज़ामीन है। क्या है, सिनफी हैसियत क्या है कि चाहे इसको इंशाइया कह लो या मज़ामीन कह लो, लेकिन पूछा जा रहा है कि ये किसके तख्लीक कार हैं, किसके ज़रिए लिखा हुआ मज़मून है। क्या वह है सज्जाद हैदर यल्दुनुम ने लिखा है, पतरस बुखारी ने लिखा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, या अहमद जमाल पाशा ने लिखा है? तो दोस्तों, चारपाई और वकील साहब जो मजमून है, इसको लिखने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी। और रशीद अहमद सिद्दीकी का हम लोगों के शामिल निसाब खाका है गंजहाए गरामाया। खाकों का मजमुआ है क्या? गंजहाए गरामाया, जिसमें क्या है कि 16 लोगों का खाका है। कितने लोगों का? 16 लोगों का। इसके अलावा अगर रशीद अहमद सिद्दीकी की बात किया जाए तो इनकी खुद नविश्त का जो नाम है, क्या है खुद नविश्त का? वह क्या है कि आशुफ्ता बयानी मेरी। क्या है? खुद नविश्त। खुशनविश्त का नाम क्या है? आशुफ्ता बयानी मेरी। और फिर हम नफसान रफ्ता है, गंजा है गरामाया है, फिर चारपाई है, वकील साहब, ये सारे के सारे तसनीफ़ात किसकी हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी की हैं। इंशाल्लाह क्या है कि इनके जितने भी तसनीफ़ात हैं, तसानीफ़ हैं, वह क्या है कि सवालात के ज़रिए इंशाल्लाह धीमे धीमे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि चारपाई और वकील साहब किसके मज़ामीन हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये सारे के सारे सवालात जो होते हैं वह क्या है? टू द पॉइंट एंड निसाब के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होते हैं। और आप लोगों ने प्रीवियस ईयर भी देखा होगा, तो उसमें कोई भी ऐसा सवालात नहीं था कि जो कि क्या है कि सिलेबस के बाहर से पूछा गया हो। तो इसी वजह से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि जो क्लासेज हुए हैं और इनके ऊपर जो अलग से जो मुताले में गुजरता है, सवालात के रूप में आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या है? मज़ामीन है चारपाई और वकील साहब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सर सैयद ने क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़र मुसाफिराने लंदन पहली बार किस अखबार या रिसाले में किस्तवार शाया हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अब देखिए दोस्तों, जो क्या सफ़र इंग्लिस्तान जो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया है, वह 1869 में किया। कहाँ से शुरू किया था? बनारस से शुरू किया था। और बनारस से जब इन्होंने शुरू किया था तो वहाँ पे रहकर क्या है कि वह एक मुसाफिराने लंदन लिखा था। उसमें क्या है कि लंदन के ऊपर जितने भी उनके आप बीती थी वह सब उसमें नोट किया था। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि इस तरीके से वहाँ पर विक्टोरिया से और मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात भी की थी, जो कि क्या है सवालात के ज़रिए उसको भी सॉल्व किया जाएगा। बस यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन पहली बार किस अखबार या रिसाले में किस्तवार शाया हुआ था? क्या अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में शाया हुआ था, तहज़ीबुल अखलाक में शाया हुआ था, या रिसाला जामिया में शाया हुआ था, या ज़माना में शाया हुआ था? तो दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान का मुसाफिराने लंदन जो है पहली बार क्या है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में शाया हुआ था। कहाँ पे शाया हुआ था? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में शाया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट बन सकता है। ठीक,
सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज़ अली अर्शी के इशारे पर किसने मुरत्तब किया था? किसने मुरत्तब किया था? अब देखिए, चाहे इशारे कह लो या फरमाइश कह लो, क्या है, चाहे इशारा कह लो या फरमाइश कह लो, दोनों बात एक ही है। सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज़ अली अर्शी के फरमाइश पे किसने मुरत्तब किया था? क्या मोहसिनुल मुल्क ने मुरत्तब किया था, शिबली नोमानी ने मुरत्तब किया था, या इस्माइल पानीपट्टी ने मुरत्तब किया था, या राजा जय किशन ने क्या है कि मुरत्तब किया था? तो दोस्तों, मुसाफिराने लंदन को मुरत्तब करने वाले कौन थे? जिन्होंने क्या है कि इस इम्तियाज़ अली अर्शी की फरमाइश पे किया था, वह थे इस्माइल पानीपत्ती। कौन थे? इस्माइल पानीपत्ती। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि अब की जो एग्ज़ाम के सवालात होंगे वह हाई लेवल के पूछे जाएंगे, अंदर डीपली पूछा जाएगा। क्यों? 2016 में जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया है, उसका प्रीवियस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो जितनी भी ऊपर की चीज़ें थी पूछने वाले, उस एग्ज़ाम में पूछ दिया गया। और कम से कम उसमें बार बार ये कह रहे हैं कि कम से कम उसमें बहुत ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ या थोड़ा बहुत लफ्ज़ के इधर उधर करके वह सवालात पूछे जाएंगे। और इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने वाला है। इसी वजह से क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि पढ़ने की कोशिश करिए। मैंने क्या है कि जिसमें 2016 में जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, उनसे जब मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया था कि 55 में से, यानी 55 नंबर में से, 55 क्वेश्चन में से 53 और 54 क्या है कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी? 54 और 53 और 54 कट ऑफ गई थी। 55 में से जिनका क्या है 53 और 54 नंबर सही था, उनको क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो अब सोचिए दोस्तों, क्या है कि 55 में से 53, अब ये 60 क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं तो मान के चलिए कि आप लोगों की जो कट ऑफ बनने वाली है, पहले ही से उसका अनुमान लगाया जाता है कि 50 प्लस बनेगा। कितना बनेगा? 50 प्लस। और ज़्यादा उम्मीद ये है कि 54, 55, 56 इन तीनों डिजिट में रहेगा। कितना? 54, 55, 56। जिनका ये सवालात सही होगा, 54 नंबर, 55 नंबर और 56 नंबर, उन्हीं को क्या है कि ज़्यादा उम्मीद है कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। क्योंकि कोई भी स्टेट जब सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेता है और सिलेबस के बाहर से कोई भी सवालात नहीं पूछता, तो तैयारी करने वाले उस सिलेबस को कहते हैं कि इतना मुताला, इतना गहन मुताला कर लेते हैं कि कोई भी सवालात उनसे बाहर नहीं जाता। इस वजह से उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या है कि प्रैक्टिस सेट करिए, पढ़िए और उसको क्या है कि बार बार रिवाइज़ भी करिए। क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो ये सारी गलतियाँ, ये बहुत बड़ी गलतियाँ मानी जाएगी इसमें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जो सवाल पूछा जा रहा है कि सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज़ अली अर्शी ने किसके इशारे पर मुरत्तब किया? वह इस्माइल पानीपत्ती के इशारे पर मुरत्तब किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है कि मेहदी अफादवी ने, जिन्हें उर्दू के अनासिर खमसा करार दिया है, दर्जा झेल में से कौन उनमें शामिल नहीं है? दर्जा झेल में से कौन उसमें शामिल नहीं है? मैंने जब सर सैयद का क्लास लिया था तो आप लोगों को क्या है कि मेहदी अफादवी का वो कौल बताया था कि इन्होंने क्या है कि उर्दू के अनासिर खमसा यानी 5 अनासिर बताए हैं। अब वो 5 अनासिर में दर्जा झेल में कौन कौन शामिल हैं और कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या है, सर सैयद शामिल है कि नहीं, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान है, या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है, या शिबली नोमानी है? तो दोस्तों अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो क्या है, सर सैयद का क्लास था तो सर सैयद तो थे ही। क्या है, अनासिर खमसा में सर सैयद थे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब क्या है, अनासिर खमसा में शुमार नहीं है। किनके मुताबिक? मेहदी अफादी के मुताबिक क्या है कि अनासिर खमसा में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का शुमार नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि क्या है कि अनासिर खमसा में कौन दर्जा झेल में शामिल नहीं है? वह कौन है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है। सर सैयद भी अनासिर खमसा में शामिल हैं, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली भी अनासिर खमसा में शामिल हैं,
और फिर शिबली नोमानी भी हैं, और इनके साथ क्या है कि आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। ये दोनों मिलकर क्या है कि 5 अनासिर खमसा होते हैं। किसके मुताबिक? मेहदी अफादवी के मुताबिक। सर सैयद हो गए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 2, शिबली नोमानी 3, मोहम्मद हुसैन आज़ाद 4, डिप्टी नज़ीर अहमद 5। इस तरीके से क्या है, पाँचों मिलकर अनासिर खमसा शुमार किए जाते हैं। किसके मुताबिक? मेहदी अफादवी के मुताबिक। ठीक, तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब क्या है, अनासिर खमसा में इनका शुमार नहीं होता। आगे सवाल पूछा जा रहा है कि दोस्तों क्या है, तहज़ीबुल अखलाक का पहला शुमारा बनारस से कब शाया हुआ? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2-3 सवालात आप लोगों को सॉल्व होगा। तहज़ीबुल अखलाक किसके ज़रिए निकाला हुआ रिसाला है? सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए निकाला हुआ रिसाला है। और जब सर सैयद अहमद ख़ान का क्लास चल रहा था तो ये भी बताया गया था कि इसको कब बंद किया गया, कब जारी किया गया, कब बंद कर दिया, कब जारी किया गया, और इसको क्या है कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में कब इसको जम कर दिया गया था। ये सारे के सारे सवालात के ज़ेल में हम लोग पढ़ेंगे। अगर क्या है कि ऑन द स्पॉट उसकी मालूमात लेना चाहते हैं तो सर सैयद का क्लास जाकर देख लीजिए, उसमें सारे के सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे ये सवाल क्या है, तहज़ीबुल अखलाक का पहला शुमारा बनारस से कब शाया हुआ? तहज़ीबुल अखलाक किसका रिसाला है? ये सर सैयद का। कहाँ से शाया हुआ है पहली बार? वो बनारस से शाया हुआ था, लेकिन कब शाया हुआ ये पूछा जा रहा है। क्या है कि 24 दिसंबर 1869 या 24 दिसंबर 1870 या 24 नवंबर 1870 में या 24 नवंबर 1869 में। तो दोस्तों तहज़ीबुल अखलाक का पहला शुमारा जो शाया हुआ है वो 24 दिसंबर 1870 में शाया हुआ है। कब शाया हुआ है? 1870, 24 दिसंबर 1870 में शाया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या है कि 1861 में आसारुस्सनादीद का फ़्रांसीसी ज़बान में किसने तर्जुमा किया था? आसारुस्सनादीद का 1861 में, देखिए दोस्तों 1800 क्या है 1847 को असारुस्सनादीद क्या है शाया हुई, और इसमें 4 बाब थे। कितने बाब थे? 4 बाब हैं। और ये पहला एडिशन जो असारुस्सनादीद का था वह 1847 में शाया हुआ था। दूसरा एडिशन 1854 में शाया हुआ था, जिसमें क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने चौथे बाब को क्या है कि उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक, अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि 1861 में 1861 में आसारुस्सनादीद का फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किसने किया था? पहले देखिए आसारुस्सनादीद का फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा हो चुका है। ठीक, और ये किसने किया था ये पूछा जा रहा है, और किस सन में किया गया है? 1861 में। ये भी पूछा जा सकता है कि आसारुस्सनादीद का फ़्रांसीसी तर्जुमा क्या है कि किस सन में हुआ है? तो 1861 में हुआ है। किसने किया था? क्या गिलक्रिस्ट ने किया था, कर्नल हार्राइड ने किया था, या गार्सा दतासी ने किया था, या प्रोफेसर आर्लंडके ने किया था? तो दोस्तों क्या है कि 1861 में क्या है कि आसारुस्सनादीद फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा करने वाले कौन से थे? वह क्या है गार्सा दतासी थे। कौन से? गार्सा दतासी थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके के बाद सवाल बन सकता है कि आसारुस्सनादीद का गार्सा दतासी ने फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किस सन में किया था? तो वह 1861 में किया था। पहला एडिशन 1847 में शाया हुआ, दूसरा एडिशन क्या है आसारुस्सनादीद का 1854 में शाया हुआ था। 1854 में शाया हुआ था। ये भी क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ग्रामर से भी सवालात उठाए गए हैं। क्यों? क्योंकि नज़्म अगर शामिल है, चाहे वह फैज़ की हो या इक़बाल की हो, तो नज़्म से भी सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। और इन सवालात के ज़रिए क्या है कि हम क्या है कि ग्रामर और जो अदब जैसे कसीदा हुआ, मसनवी और गज़ल, रुबाई, इन सब के ऊपर भी क्या है कि सवालात के ज़रिए ही बात किया जाएगा। ठीक, ऐसी नज़्म जिसमें हयात की किसी ख़ास पाबंदी ना की जाए। क्या है? हयात की, यहाँ पे हयात नहीं है, हयात है। क्या है? हयात की किसी ख़ास पाबंदी के बगैर किसी मुल्क या शहर की बदहाली का बयान हिजविया अंदाज में हिजविया अंदाज में हो कहलाती है।
ऐसी नज़्म जिसमें क्या है किसी ख़ास हैत की पाबंदी न की जाए और उसमें क्या है किसी मुल्क की या शहर की बदहाली का बयान हिजविया अंदाज में हो, तो ऐसी नज़्म को क्या कहा जाता है? ये नज़्म क्या कहलाती है? क्या शहर आशोब कहलाती है, शहर आशोब कहलाती है, वासोख्त कहलाती है, या रेख्ती कहलाती है, या रोबाई कहलाती है? तो दोस्तों ऐसी नज़्म जिसमें किसी मुल्क या किसी शहर की बदहाली का बयान हो उसको क्या कहा जाता है? शहर आशोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहर आशोब कहा जाता है, जिसमें किसी शहर की बदहाली का जिक्र किया गया जाता हो। ठीक, जैसे कि असारुस्सनादीद अगर देखा जाए तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उसमें दिल्ली के क्या है कि इमारतों के बारे में बताया है। किसके बारे में? दिल्ली के इमारतों असारुस्सनादीद में बताया है। तो क्या है कि वो एक तरफ से शहर आशोब भी है, चाहे वो नज़्म, अब यहाँ पे नज़्म पूछा जा रहा है, तो जिस नज़्म में किसी शहर के मुल्क के बदहाली का बयान हो तो उसको क्या कहा जाता है? शहर आशोब कहा जाता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहा जाता है कि ऐसी सिन्फ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है, सिन्फ जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की ज़बान, मुहावरा और रोज़मर्रा में की जाती है, क्या कहलाती है? ऐसी नज़्म जिसमें क्या है कि औरतों के जज्बात का इज़हार खुद औरतों की ज़बान या मुहावरा या रोज़मर्रा की हालत में की जाती है, क्या कहलाती है? क्या क़ता कहलाता है, या वासोख्त कहलाता है, या रेख्ती कहलाता है, या शहर आशोब कहा जाता है? अभी शहर आशोब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें किसी शहर या मुल्क की बदहाली का बयान होता है, लेकिन औरतों के जज्बात का खुद औरतों की ज़बान में, जैसे कि औरत की शिकायत खुद औरत किसी के ऊपर क्या है तानाजनी करना, औरत के जज्बात का इजहार करना, खुद औरत जब अपने जज्बात का इजहार अपनी ज़बान में करे तो उसको कहा जाता है रेख्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेख्ती कहा जाता है, कि जिसमें क्या है कि औरत क्या है अपने जज्बात का इजहार अपने खुद क्या है मुहावरे के रूप शक्ल में या रोज़मर्रा की शक्ल में क्या है बजाते खुद करती है, तो ऐसी नज़्म को क्या कहा जाता है? रेख्ती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या ऐसी सिन्फ़े सुखन जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है, क्या कहलाती है? ऐसी सिन्फ़े सुखन क्या कहलाती है कि जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है? क्या रेख्ती कहलाती है? रेख्ती के बारे में अभी देखा ही है आप लोगों ने कि जिसमें क्या है कि औरतों की ज़बान खुद बजाते खुद क्या है कि अपने जज्बात का इजहार रोज़मर्रा या मुहावरों के रूप में करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? रेख्ती कहा जाता है। शहर आशोब जिसमें क्या है कि किसी शहर की बदहाली का बयान हो तो उसको शहर आशोब कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है, तो ऐसी सिन्फ़े सुखन को वासोख्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वासोख्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक रुबाई रह गया। रुबाई क्या है कि वो होते हैं कि जिसमें 4 मिसरे होते हैं। रुबाई क्या होती है? जिसमें 4 मिसरे होते हैं उसको रुबाई कहते हैं। और ये भी याद रखने की चीज़ है, जैसे मुखम्मस जिस बंद में 5 मिसरे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मुखम्मस कहा जाता है। मुसद्दस किसको कहते हैं? कि जिस बंद में 6 मिसरे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मुसद्दस कहा जाता है। मुसल्लस जिस बंद में 3 मिसरे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मुसल्लस कहा जाता है। और जिस बंद में 4 मिसरे होते हैं उसको मुरब्बा या रुबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुबाई कहा जाता है। इसी तरीके से क्या है कि मुसब्बा, मुअश्शर, इंशाअल्लाह क्या है कि वो सब भी क्या है सवालात के ज़रिए सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक वासोख्त का मूजिद कौन है? वासोख्त का मूजिद कौन है? अभी बताया कि वासोख्त क्या है कि जिसमें क्या है कि औरतें किसी क्या है जली कुटी सुनाकर क्या है कि वो तानाजनी करती हैं, तो उसको वासोख्त कहा जाता है। अब ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक वासोख्त का मूजिद कौन है? क्या वहशी यज़दी हैं, मीर तक़ी मीर हैं, अमानत लखनवी हैं, या आबरू हैं? तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक जो है वासोख्त के मूजिद कौन है? मीर तक़ी मीर हैं। कौन है?
है? मीर तकी मीर है। मीर तकी मीर की पैदाइश क्या है? 1722 ईस्वी में। कहाँ पे? आगरा, अकबराबाद। और इनका जो इंतकाल हुआ है 1810 ईस्वी में। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ है। ठीक, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा और जाए पैदाइश और जाए वफात भी याद रखिएगा, पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक वासोख्ता का मुजिद कौन है? मीर तकी मीर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? किसका कौल है? और सेशन में प्रैक्टिस सेट में इस बात का भी ख्याल किया गया है कि उनके ही अक़वाल को नकल किया गया है कि जो क्या है कि शामिल निसाब, चाहे वह उदबा हों चाहे वह शुरा हों, उन्हीं के क्या है कि अक़वालों को नकल करने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? क्या मसूद हुसैन रिजवी का कौल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, या आले अहमद सुरूर का कौल है? तो दोस्तों गज़ल के बारे में ऐसा कहने वाले कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, कौन है? वो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, जिन्होंने ये कहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या है कि गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये कौल किसका है? ये गज़ल से मुताल्लिक़ अक़वाल इस वजह से नकल किया जा रहा है क्योंकि गालिब की नज़र गज़ल भी शामिल है, सौदा की भी गज़ल शामिल है, वहशत की भी गज़ल शामिल है, और फिर उसके बाद मोमिन की भी है। इन सब की क्या है कि गज़ल है शामिल है, तो क्या है गज़ल पे भी क्या सवालात बनने की पूरी उम्मीद है कि उससे भी मुताल्लिक़ क्या है अक़वाल पूछे जाने की उम्मीद है। तो गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये कौल किस नक्काद का है? क्या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, अज़मतुल्लाह ख़ान का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, या रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, कहने वाले कौन है? अज़मतुल्लाह ख़ान है। कौन है? अज़मतुल्लाह ख़ान ने यह कहा था कि गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, ये भी क्या है? गज़ल से मुताल्लिक़ कौल है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अज़ीज़ है। किसका कौल है? गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अज़ीज़ है। क्या ऐसा कहने वाले कलीमुद्दीन अहमद हैं, या रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, या एहतशाम हुसैन है, या फ़िराक़ गोरखपुरी हैं? तो दोस्तों ऐसा कहने वाले कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अज़ीज़ है। कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि क्या है कि गज़ल क्या है? उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अज़ीज़ है। ये दोनों कौल को पेश करने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि मीर हसन की मसनवी, मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी? तादाद भी पूछ देता है कभी कभी दोस्तों। इन्होंने क्या है कि टोटल कितनी मसनवियाँ लिखी? एक तो इनकी मसनवी हम लोगों के शामिल निसाब भी है सहरुल बयान। क्या है? सहरुल बयान, जिसमें क्या है कि बदर मुनीर और बेनज़ीर की दास्तान है। क्या है? आशिक व माशूक रहते हैं, और माहरूख परी क्या है कि ये बीच की रोड़ा रहती है, बीच की रोड़ा रहती है, जो कि क्या है कि वह भी एक परी रहती है, और वह बेनज़ीर को क्या है कि उठाकर परिस्तान लेकर जाती है। कहाँ पर लेकर जाती है? परिस्तान लेकर जाती है। ठीक, और परिस्तान में जाकर उसको कल का घोड़ा भी देती है, सैर व तफरी के लिए, दिल को बहलाने के लिए। और उस कल के घोड़े पर बैठ के क्या है कि बेनज़ीर क्या है कि एक दफ़ा बदर मुनीर के महल की तरफ से उड़ता है, तो क्या है कि देखता है बदर मुनीर को और उस पर आशिक हो जाता है। ये दो जो आशिक व माशूक होते हैं, ये दोनों तरफ़ैन मोहब्बत होती है, तरफ़ैन मोहब्बत होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो वह क्या है? टोटल मीर हसन ने क्या है कि 12 मसनवियाँ लिखी हैं। कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? 12 मसनवियाँ क्या है मीर हसन ने लिखी है। इंशाल्लाह क्या है कि प्रैक्टिस सेट के बीच में इन 12 मसनवियों का तज़किरा किया जाएगा आप लोगों को, कौन कौन सी मसनवी। और मीर हसन ने जितनी मसनवियाँ लिखी हैं उनको क्या है कि मीर हसन का जब हम लोग तारुफ देख रहे थे तो उसमें 12 की 12 मसनवियों को आप लोगों को काउंट भी करवाया गया है। ठीक, और क्या है कि मीर हसन की जो सबसे आखिरी मसनवी है वह सहरुल बयान है। कौन सी है? सहरुल बयान है। ठीक,
तो सहरुल बयान के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या शामिल निसाब भी है और बहुत उम्दा है। और बार बार दोस्तों जैसे कि आप लोग क्या है कमेंट में ये एक बार मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया था कि जिसमें क्या है कि सहरुल बयान ये पूछा था कि ये किस दबिस्तान से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे दबिस्तान दिल्ली ही होगा, दिल्ली ही होगा। आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे कि दबिस्तान दिल्ली की बात किया जाए, जैसे कि मीर अमन की किताब बागो बहार, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, और रजब अली बेग सुरूर के क्या फसाना अजायब, और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम फसाना अजायब और गुलजार नसीम, ये दोनों क्या है दबिस्तान लखनऊ से मुताल्लिक है। और बागो बहार और सहरुल बयान ये क्या है, ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखती है। इसकी वजह यह है कि जो जमील जालबी ने जो तारीख़ अदब उर्दू जो लिखा है उसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि क्या है, इस पे बात किया है कि जो दिल्ली के पूरी की पूरी सहरुल बयान में जो माशरत बताई गई है, तहज़ीब के बारे में बताया गया है, वह क्या है कि दिल्ली के बारे ही में बताया गया है। किसके बारे में? दिल्ली से, दबिस्तान दिल्ली से मुताल्लिक़ रहता है। उसमें क्या है कि दिल्ली की माशरत, दिल्ली की सकाफ़त, दिल्ली का तमद्दुन, उन सब को क्या है कि इन्होंने देखा है। तो ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि सहरुल बयान जो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान जो है ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखती है। किससे? दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं, तो वह कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? टोटल 12 मसनवियाँ लिखी हैं। ठीक, आगे दोस्तों क्या है कि सवाल रुक़ात गालिब क्या है? रुक़ात गालिब क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। रुक़ात गालिब क्या है? फ़ारसी में कहे गए गालिब के खतूत का मजमुआ है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उर्दू में लिखे गए खतूत का मजमुआ है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पेंशन के मसाले पर लिखे हुए खतूत का मजमुआ है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दिल्ली की बर्बादी पर लिखे हुए गालिब के खतूत का मजमुआ है। तो दोस्तों क्या है कि गालिब जो क्या है कि मशहूर हैं गज़ल गो शायर की हैसियत से भी, और क्या है खतूत नवेसी की भी हैसियत से। गालिब ने ही कहा था कि मैंने मरासले को मकालमा बना दिया, मैंने क्या है मरासले को मकालमा बना दिया। इनके उर्दू के खतूत के मजमूए सिर्फ 2 ही हैं। कितने हैं? 2 हैं, ऊदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ऊदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला। यहाँ पे रुक़ात गालिब जो है ये क्या है, गालिब के उन खतूत का मजमुआ है जिसको गालिब ने फ़ारसी ज़बान में लिखा था। फ़ारसी ज़बान में लिखे गए खतूत का मजमुआ है रुक़ात गालिब। क्या है? रुक़ात गालिब। और आप लोगों को याद होगा कि क्या है कि गालिब ने बहुत से, जैसे कि क्या है वो ऊदे हिंदी हो गया, फिर उस उर्दू मुअल्ला हो गया, रुक़ात गालिब हो गया, और फिर कादिर नाकादर नामा हो गया, और फिर उसके बाद मरसिया आरिफ हो गया। ये सारे के सारे किसके तसनीफ़ात हैं? मिर्ज़ा गालिब की है। और मिर्ज़ा गालिब के सवाने के बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब लिखा है। और क्या है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही क्या है गालिब को क्या है हैवान ज़रीफ़ से ताबीर किया है, हैवान ज़रीफ़ से ताबीर किया। ठीक, तो यहाँ पे फ़ारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ क्या है? रुक़ात गालिब है। क्या है? रुक़ात गालिब है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या है कि कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है, राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है पूछा जा रहा है। क्या राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? लंबी लड़की, मिथुन, सपनों के देश में, या भोला? तो दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों की बात किया जाए या अफसानवी मजमुओं की बात किया जाए तो चाहे वो क्या है दाना व दवाम है, हाथ हमारे कलम हुए, अपने दुख मुझे दे दो, फिर क्या है कोख जली है, फिर उसके बाद क्या है कि ग्रहण है। ये सब के सब क्या है कि अफसानवी मजमुआ किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। लेकिन यहाँ पे अफसाना पूछ रहा है कि अफसाना कौन कौन सा है? क्या लंबी लड़की? हाँ दोस्तों, लंबी लड़की क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। मिथुन भी क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। सपनों के देश में ये क्या है? अख्तर ओरैनवी का है। किसका है? अख्तर ओरैनवी का है अफसाना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, तो क्या है? नहीं कि ये सपनों के देश में, सपनों के देश में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। भोला भी क्या है? ये भी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है।
राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना क्या है? महारानी का तोहफ़ा है। महारानी का तोहफ़ा उर्दू में, और अगर क्या है कि पंजाबी में देखा जाए तो सुख दुख है। क्या है? सुख दुख है। लेकिन अफसानवी मजमूए में पहला शामिल निसाब अफसाना क्या है? वो भोला है। क्या है? भोला है। जो उनके अफसानवी मजमूए में पहला अफसाना है वो क्या है? भोला है। लेकिन लिखा जाने वाला पहला अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफ़ा है। और क्या है कि पंजाबी ज़बान में लिखा जाने वाला क्या है पहला अफसाना? वो सुख दुख है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी सपनों के देश में सही हो जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना नहीं है, वो क्या है? सपनों के देश में। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम किसे कहा है? यासियात का इमाम किसे कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने? क्या हसरत मोहानी को कहा है, फिराक गोरखपुरी को कहा है, या फ़ानी को कहा है, या असगर को कहा है? तो दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम जिसको कहा है वो कौन है? फ़ानी है। कौन है? फ़ानी को क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम कहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में कितनी कहानियाँ हैं? वारदात में कितनी कहानियाँ हैं? वारदात दोस्तों क्या है कि मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमूआ है, जो कि बताया जाता है कि ये क्या है कि उनकी मौत के बाद शाया हुआ है। उनकी मौत के बाद शाया हुआ है। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसमें कितने अफसानवी मजमूआ है, कितने अफसाने हैं इस अफसानवी मजमूए में? क्या 12 हैं, 15 हैं, 17 हैं, या 13 हैं? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में कुल कितनी कहानियाँ हैं, कितने अफसाने हैं? 13 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 13 अफसाने हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या कि लफ्ज़ अल्फाज के मामूली उलटफेर से कौन मज़ाह पैदा कर देता है? कौन मज़ाह पैदा कर देता है? क्या ख्वाजा हसन निज़ामी है, पतरस बुखारी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, या शौकत थानवी हैं? जब हम लोगों ने क्या है रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में मुताल्लिक पढ़ा था और गंज गरामाया में शामिल निसाब खाका मोहम्मद अली जौहर का हम लोग मुताला कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि ये भी मेंशन किया गया था कि रशीद अहमद सिद्दीकी ही वो हैं कि जो क्या है कि अल्फाज के मामूली उलटफेर से क्या है कि अपनी तहरीरात में क्या है मज़ाह पैदा कर देते थे। और दोस्तों इनके मज़ाह पैदा करने की खुसूसियत ये भी थी कि कभी भी ये क्या है कि ज़ाती मज़ाह नहीं करते थे, ज़ाती मजाक नहीं करते थे, किसी की ज़ात या शख्सियत को लेकर मजाक नहीं करते थे, बल्कि क्या है कि उनको जो बाहरी शख्सियत होती थी, जैसे कि उनकी वेशभूषा हो गई, उनका पहनावा हो गया, उनकी बातचीत हो गया, उनके मिलने जुलने का तरीक़ा हो गया, इन सब पे वह क्या है तंज़ या मज़ाक पैदा करते। कभी भी ये शख्सी मज़ाक नहीं करते थे, यानी किसी की शख्सियत को लेकर, किसी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर ये कभी भी मजाक नहीं पैदा करते थे। अल्फाज के मामूली उलटफेर से मजाक पैदा करने वाला कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी है। कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि दोस्तों क्या है कि बच्चों की नफ्सियात पर लिखे हुए बेदी के अफसाने का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी ने क्या है कि बच्चों की नफ्सियात पे भी क्या है अफसाने लिखे हैं, तो उस अफसाने का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा है? क्या वह तुलादान है, बबल है, घमंडी है, या गरमकोट है? ये चार के चारों अफसाने किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। लेकिन वो अफसाने की निशानदही करना है कि जिसमें उन्होंने क्या है कि बच्चों की जिसको उन्होंने क्या है कि बच्चों की नफ्सियात पर लिखे हैं। तो दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी ने जो बच्चों की नफ्सियात पर अफसाना लिखे हैं वो कौन है? तुलादान है। कौन है? तुलादान है। वह ऐसा अफसाना है कि जिसमें क्या है कि उन्होंने बच्चों की नफ्सियात से मुताल्लिक बातें कही हैं, तो वो कौन सा है? तुलादान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि मजमून तरक्की इल्म इंशा किसका तहरीर करदा मजमून है? किसका तहरीर करदा मजमून है? क्या अब्दुल माजिद दरियाबादी का है, नियाज़ फतेहपुरी का है, सर सैयद अहमद ख़ान का है, या वक़ारुल मुल्क का है? तो दोस्तों मजमून तरक्की इल्म इंशा जिसके ज़रिए तहरीर करदा है वह कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान है। कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या है कि तरक्की इल्म इंशा का है मजमून तहरीर किया। और दोस्तों जो क्या उर्दू अदब में मजमून निगारी का जो रिवाज कायम होता है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि सर सैयद के ज़माने के बाद ही से क्या है कि उर्दू में मजमून निगारी का रिवाज कायम हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि जिसमें पूछा जा रहा है कि हिंदू पाक में
हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल की 100 साला तकरीबात कब मुनाकिद हुई थी? क्या 1977 में हुई थी, 1979 में हुई थी, 1980 में हुई थी या 1971 में हुई थी? तो दोस्तों क्या है कि अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश होती है वह 1877 में होती है। कब होती है? 1877 में होती है। जब अल्लामा इकबाल के पैदाइश के 100 साल हो जाता है, 100 साल 100 साल हो जाता है, तो इनके क्या है कि 100 साल पूरे होने के बाद क्या है कि जश्न मनाया जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में। तो वो साल कौन सा था? 1977 था। क्या था? 1977 था। तो दोस्तों क्या है कि 1977 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या है कि अल्लामा इकबाल की 100 साला तकरीबात क्या है मुनाकिद की गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है दोस्तों कि 1933 में अल्लामा इकबाल जिन हजरात के साथ अफ़गानिस्तान तशरीफ़ ले गए थे वह कौन थे? वह कौन कौन हजरात थे? क्या शिबली नोमानी और अकबर इलाहाबादी? दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अब्दुल सलाम नदवी और काजी अहमद मियाँ। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी और सर रास मसूद थे। कौन? सर रास मसूद। चौथे ऑप्शन में क्या है? अब्दुल हलीम शरर और मीर हसन। तो दोस्तों क्या है कि 1933 में अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था। किस सन में? 1933 में अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था। लेकिन उनके साथ कौन कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर 3 में सैयद सुलेमान नदवी और सर रास मसूद, ये दोनों शख्सियत क्या है अल्लामा इकबाल के साथ थी जब उन्होंने क्या है 1933 में अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है कि अल्लामा इकबाल ने 1933 में सर सैयद सुलेमान नदवी और सर रास मसूद के साथ क्या है कि मिलकर अफगानिस्तान तशरीफ ले गए थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि बांगे दरा कि किस नज़्म को अब्दुल कादिर सुरूरी ने बांगे दरा का दिल कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि बांगे दरा की किस नज़्म को अब्दुल कादिर सुरूरी ने बांगे दरा का दिल कहा है? अब देखिए, इसको सुरूरी भी पढ़ा जाता है और सरवरी भी बहुत लोग पढ़ते हैं। सुरूरी और सरवरी दोनों यहाँ पे मेंशन मिलता है क्योंकि उसमें ज़ेर ज़बर पेश रहता नहीं है। तो जैसे आले अहमद सुरूर और क्या है कि अब्दुल कादिर सुरूरी या सरवरी दोनों पढ़ते हैं इसको। सरूर ज़्यादातर मैंने जो सुना है वह सुरूरी पढ़ा है और बहुत लोगों से सरवरी भी सुना है, अब्दुल कादिर सरवरी। ठीक, लेकिन बांगे दरा की किस नज़्म को अब्दुल कादिर सुरूरी ने क्या बांगे दरा का दिल का है? क्या वो खिज़र राह है, हिमालय है, शमा व शायर है या शिकवा है? तो दोस्तों बांगे दरा जो कि क्या है मजमूआ कलाम है अल्लामा इकबाल का, कौन सा मजमूआ है? कौन सा मजमूआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक, कि बांगे दरा कौन सा मजमूआ है और पहला, दूसरा, तीसरा मजमूआ आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में पहला मजमूआ कौन सा है, दूसरा मजमूआ कौन सा है, तीसरा मजमूआ कौन सा है, चौथा मजमूआ कौन सा है, और जो इनकी शामिल निसाब नज़्म है कौन मकतब मस्जिद करतबा उनके कौन से मजमूए में शामिल है, इन चारों ऑप्शन को आप लोग क्या है लिख कर कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझको पता चलेगा कि आप लोग तैयारी किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि बांगे दरा की किस नज़्म को अब्दुल कादिर सुरूरी ने बांगे दरा का दिल कहा है? वो शमा वो शायर है। कौन है? शमा वो शायर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर, ये आखिरी सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल ने नाले फिराक किसकी याद में लिखी थी? प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखी थी, AR निकल्सन की याद में लिखी थी या AG ब्राउन के याद में लिखी थी या गोएटे की याद में लिखी थी? तो अल्लामा इकबाल ने क्या है कि नाले फिराक दोस्तों ये क्या है प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि नाले फिराक किसकी याद में लिखी थी? अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में लिखी थी। तो दोस्तों ये क्या है कि ये हम लोगों का आखिरी सवाल था। इंशाल्लाह क्या है कि इसके बाद की वीडियो में आगे भी बात की जाएगी और उसमें क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कवायद के भी होंगे, कसीदे से भी होंगे, मसनवी से भी होंगे और रुबाई से भी होंगे, गज़ल से भी होंगे, नज़्म से भी होंगे और जो शामिल निसाब उदबा और शोरा हैं उनसे क्या है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या नुकात निकलते हैं उन सब क्या है कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग क्या है अपनी तैयारी करते रहेंगे। ठीक, अभी 2 टॉपिक रह चुका है, मोमिन खान मोमिन का और क्या है कि वहशत लखनवी का। इंशाल्लाह उसको भी क्या है कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो आप लोगों को पेश कर दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करते रहें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से क्या है कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि आप लोग देखते हैं और उसमें कुछ रिस्पांस देते हैं तो क्या है कि अंदर से ये फीलिंग आती है कि हाँ वीडियो बनाया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया गया है और प्लेलिस्ट चाहे वो क्लास की हो चाहे वो प्रैक्टिस सेट की हो, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक मौजूद है। जो लोग क्लास देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं और जो लोग क्या है प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं वो क्या डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।